हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माई वे की आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक राष्ट्रपति चैप्टर से ही संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के जितने भी बेसिक आर्टिकल थे, जितने भी बेसिक पॉइंट थे, उसे अच्छे से बता दिया है। उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बेसिक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है उसका वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उसे आर्टिकल 53 में वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। ये पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है यानी कि यूज है वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अब राष्ट्रपति की अलग अलग शक्तियां, जैसे उन्हें नियुक्ति से संबंधित शक्तियां दी गई है, कुछ परिषद या फिर कुछ आयोग गठन करने की शक्ति दी गई है, कुछ उनके विधायी शक्ति हैं, कुछ वित्तीय शक्ति है, कुछ न्यायिक शक्ति है, कुछ आपात से जुड़े शक्ति है। तो इसी को आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के नियुक्ति की शक्ति की। यानी कि राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है, भारत का जो जो भारत के जो बड़े बड़े संवैधानिक पद है उस पे राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करते हैं उस पद पे। तो उसी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। मंत्री परिषद जैसे रेलवे मिनिस्टर, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, तो ये जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इन्हें ये मंत्री पद पे नियुक्त कर दीजिए, और राष्ट्रपति उन्हें मंत्री पद पे नियुक्त कर देते हैं। राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, इसलिए उन्हें वास्तविक हेड कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर काम वह प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करते हैं। यहाँ भी मंत्री परिषद की नियुक्ति या फिर कुछ अन्य पद पे जो नियुक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति करते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्री परिषद की नियुक्ति। उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के महान्यायवादी यानी कि सरकार को जो कानूनी सलाह देते हैं, कानूनी सलाह में उनकी मदद करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर से कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जितने भी न्यायाधीश हैं यानी कि जितने भी जज हैं उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। और हमारे जो निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त या फिर निर्वाचन आयोग के आयुक्त, जिन्हें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जितने भी राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो उनकी नियुक्ति से संबंधित इतने पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग यानी कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, और फिर से सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो इतनी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री की सलाह पे या फिर जो जजों की नियुक्ति करते हैं वो जजों की सलाह पे ही करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। पर शक्तियाँ उन्हीं की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम राष्ट्रपति ही टिक करते हैं। अगर किसी भी पद पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति ही करते हैं, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो नियुक्ति से संबंधित इतने पॉइंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब बात करते हैं गठन से संबंधित शक्ति राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को कुछ आयोग या फिर परिषद की गठन करने की भी शक्ति दी गई है। तो उस पॉइंट को देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है।
और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो वित्त आयोग का गठन और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। तो भारत में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति का ही एक अधिकार है, यानी कि उसे राष्ट्रपति घोषित करते हैं। और इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए बाद में एक अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, और फिर एक पॉइंट है कि SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग, इस तीनों आयोग का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये उनके गठन से जुड़ी ही कुछ शक्तियाँ हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, वित्त आयोग का गठन, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। फिर से SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, इस तीनों आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। अब विधायिका से जुड़ी भी उनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, यानी कि विधायी शक्ति भी दी गई है राष्ट्रपति को। तो उसके पॉइंट को देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। हमारे यहाँ जो संसद है उसके 3 स्तंभ है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग उनको कहा जाता है। ये भी पॉइंट पूछा गया है कि संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है, तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। संसद में कोई भी बिल पेश किया जाता है, यानी कि पहले वो लोकसभा में पास होगा या फिर राज्यसभा में पास होता है, दोनों सदन में पास होकर जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, उसके बाद ही कोई बिल पारित माना जाता है। तो इसीलिए संसद का इन्हें एक अभिन्न अंग बनाया गया है कि कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के सहमति से बनता है। और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। तो ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं कि कोई विधेयक कब पारित माना जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही माना जाता है। अब कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिस पे राष्ट्रपति पहले ही साइन करते हैं, यानी कि पहले ही हस्ताक्षर करते हैं, उसे हम वित्तीय शक्ति में पढ़ेंगे। जहाँ विधायी शक्ति में हम इस पॉइंट को देखते हैं कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित किया जाता है। कोई विधेयक यानी कि अगर लोकसभा में पेश किया गया तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, फिर वो विधेयक पारित माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी विधेयक कब पारित माना जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाता है। अब एक पॉइंट और है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत दी गई है, यानी कि 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब होता है, तो मान लीजिए अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसके कारण कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अकेले ही कोई कानून बना सकते हैं, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करना ये राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है। और संयुक्त अधिवेशन, कि अगर कोई बिल लंबे समय तक किसी सदन में फंसा हुआ है तो उस पर चर्चा करने हेतु राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। तो इस विधायी शक्ति में 4 पॉइंट याद रखेंगे। संसद का अभिन्न अंग, कोई भी विधेयक तब पारित किया जाता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत। ये आर्टिकल बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस आर्टिकल को याद रखिएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनके कुछ वित्तीय शक्ति की। मैंने पहले ही बताया कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिस पे राष्ट्रपति पहले ही साइन करते हैं, यानी कि लोकसभा में पेश होने से पहले ही साइन करते हैं। तो धन विधेयक पे राष्ट्रपति पूर्व सहमति देते हैं, यानी कि पहले ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इस धन विधेयक से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी पुष्टि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इस धन विधेयक से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं
कि धन विधेयक पे राष्ट्रपति कब साइन करते हैं, तो पहले ही साइन करते हैं किसी सदन में पेश होने से। किसी सदन क्या, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति धन विधेयक पे साइन करते हैं। और धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो धन विधेयक पे पूर्व सहमति, यानी कि धन विधेयक पे पहले साइन करते हैं राष्ट्रपति। और एक होता है आकस्मिक निधि। आर्टिकल 267 के तहत आप पढ़े होंगे कि भारत में आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है, और आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई है। तो जो आकस्मिक निधि जो होती है उस पर पूर्ण रूप से राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि जो कि किसी आपात या फिर किसी आपदा के लिए प्रबंध किया गया है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप में काफ़ी किसी क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हो जाता है, बाढ़ में किसी राज्य का नुकसान होता है, तो ऐसे परिस्थिति के लिए ही आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है, जो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। अगर किसी धन विधेयक में संचित निधि से पैसा निकालना हो तो पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर लिया जाता है, फिर उसे लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में अगर वह पास हो जाता है तभी संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। लेकिन जो आकस्मिक निधि है, इसमें से पैसा निकालने के लिए बस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ही काफ़ी है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लिया जाता है। तो आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण रहता है। और आकस्मिक निधि का जो विवरण है, यानी कि जो प्रबंध है, वो आर्टिकल 267 के तहत किया गया है। और जो संचित निधि है वो आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि का प्रबंध किया गया है। तो वित्तीय शक्ति में ये 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति की। न्यायिक शक्ति आप जानते होंगे, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, यानी कि क्षमा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत किसी अपराधी को क्षमा करते हैं, तो वो आर्टिकल 72 के तहत। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हर किसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं, बस कुछ ही कंडीशन में माफ़ कर पाते हैं। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा होती है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, उसने इस लेवल का अपराध नहीं किया है कि उसे फांसी दी जाए, तो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं, या फिर कुछ वर्ष का जेल उसे कर सकते हैं। तो सज़ा को घटा सकते हैं, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और यदि किसी को उम्र कैद हुई है, तो उम्र कैद का मतलब होता है कि उसे ज़िंदगी भर जेल में बिताना है, और 14 वर्ष सज़ा काट लेने के बाद राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं। अगर उसका व्यवहार जेल में अच्छा रहता है तो 14 वर्ष बाद उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि 14 वर्ष माना जाता है कि इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को समाज से दूर रखना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो उस 14 वर्ष सज़ा काटने के बाद राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि अगर किसी मुद्दे पे राष्ट्रपति चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और ये सलाह किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 143 के तहत। पर जो सलाह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति लेते हैं उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेते हैं, तो अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सलाह को माने अथवा नहीं माने। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देते हैं राष्ट्रपति के चाहने पे, तो राष्ट्रपति उसे माने अथवा नहीं माने ये राष्ट्रपति के ऊपर है। इसलिए राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी मर्जी होगी तो वो सलाह मानेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो सलाह मानेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं मानेंगे। तो ये 2 पॉइंट है न्यायिक शक्ति से जुड़े हुए, तो इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा, खासकर आर्टिकल 72 और ये सलाह लेने की शक्ति जो आर्टिकल 143 में दी गई है। अब आपात शक्ति, यानी कि हमारे भारत में जो आपातकाल लगाए जाते हैं, जो इमरजेंसी लगाई जाती है, उसकी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं हमारे भारत में। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अब तक 3 बार लगाए गए हैं। 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय पहला आपातकाल लगा था, यानी कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था।
दूसरा कब लगा था, तो 1971 में, जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बांग्लादेश के निर्माण के क्रम में। तो 1971 में दूसरा आपातकाल, और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में। वो आंतरिक विद्रोह यानी कि देश के अंदर आंदोलन हुए थे, विद्रोह हुए थे, उस वजह से लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। ये डेट भी याद रखिएगा, 1962, 1971 और 1975। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो कि निरंतर राज्यों में लगते रहते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सभी राज्यों में लगे हैं, तो निरंतर ये लगे रहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 356 में की गई है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, या फिर देश के किसी राज्य के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। पर खुशी की बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गए हैं। तो आपात की शक्ति यानी कि इमरजेंसी की शक्ति, इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो यही पूछा जाता है कि तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। और किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो तो युद्ध की घोषणा करना या फिर युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना, इसकी शक्ति भी राष्ट्रपति को ही दी गई है। तो ये सैन्य शक्ति में भी 2 पॉइंट है। तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना या फिर युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना, ये भी राष्ट्रपति की ही शक्तियाँ हैं। अब लास्ट है वीटो शक्ति, जिसे हम पॉकेट वीटो के भी नाम से जानते हैं। तो वीटो शक्ति का जो पावर है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत दिया गया है। ये आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, तो इस आर्टिकल को याद रखिएगा कि 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर क्या होता है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो दोनों सदन से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास ऐसे में 3 कंडीशन होते हैं, या तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे और विधेयक को पारित कर दे, या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है तो एक बार उसे पुनः विचार के लिए दोनों सदन में भेजते हैं। और यदि सुधार किए बिना ही राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया जाता है, तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करके उसे पारित करना जरूरी होता है। और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके पारित करना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब वो इस बिल को कितने समय के लिए खुद के पास सुरक्षित रखेंगे, इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। यानी कि एक तरह से समझिए कि राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उस विधेयक को यानी कि उस कानून को पारित होने से रोक दिए। ऐसा एक बार हुआ था, आपको याद होगा, हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पहली बार इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक विधेयक था जो कि राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, और वह दोनों सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने यह वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं कि पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी द्वारा ही इंडियन पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक बिल लाया गया था, यानी कि विधेयक लाया गया था। और राष्ट्रपति को लगा था कि ये विधेयक अगर पारित होता है तो इससे जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। इस वजह से उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और बिल को अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ से जुड़े इतने पॉइंट थे, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। और एक बात बताना मैं पिछले वीडियो में भूल गया था कि जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो इसमें एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। यानी कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक सर्वोच्च पद होता है, और राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा को यानी कि इस पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। वो संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, बल्कि संविधान के अनुकूल ही कार्य करते हैं। इस वजह से कभी भी किसी
राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। और वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है और राज्यपाल का 3.5 लाख है। तो ये सब पॉइंट भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आप इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इतने सारे पॉइंट याद हुए होंगे। नियुक्ति से जुड़े शक्तियाँ, गठन की शक्ति, विधायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपात शक्ति और सैन्य शक्ति और वीटो शक्ति। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं उपराष्ट्रपति के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।